हाँ जी। जय जिनेंद्र। गाइस, हमारा लीगल एप्टीट्यूड चल रहा है और ये लीगल एप्टीट्यूड की 19th क्लास है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ख़त्म हो चुका है और हम लोगों ने कंपनी लॉ स्टार्ट किया हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, राइट। और ये कंपनी लॉ की 4th क्लास है। ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी है जो कि हम अपने चैनल दीप ज्ञान क्लासेस के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको इन्फॉर्म कर दूं कि हम CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की सारी वीडियोस अपने इस चैनल यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी स्टूडेंट देख सकता है। नोट्स के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप के ऊपर ब्रॉडकास्ट लिस्ट ज्वाइन करनी पड़ेगी, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की ब्रॉडकास्ट लिस्ट। तो आप हमें एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9811196732 पर एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कि आप हमारी CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की ब्रॉडकास्ट लिस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं। ये नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करेंगे मोबाइल के और हम लोग यहाँ से आपको ऐड कर देंगे। तो जो भी नोटिफिकेशंस है, जो भी नोट्स है, जो भी MCQs है, वो सब आपको मिलते रहेंगे, जो भी हम टाइम टू टाइम सेंड करेंगे। ठीक है। डेली बेसिस पर हम कुछ भी सेंड नहीं करते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट हो चुका है तो उसके नोट्स हम लोग सेंड कर देंगे, उसके MCQs सेंड कर देंगे। कंपनी लॉ चल रहा है तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके नोट्स और MCQs भी सेंड कर दिए जाएंगे। इसी तरह इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है तो उसके नोट्स और MCQs हम सेंड कर देंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ सेंड करेंगे। आ जाइए जी। तो जैसा मैंने कहा कि ये 4th क्लास है कंपनी लॉ की। फर्स्ट क्लास के अंदर, सेकंड क्लास के अंदर, थर्ड क्लास के अंदर हम लोग बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की। और जो ये इनिशियल क्लासेस है ना, ये ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार कंपनी फॉर्म बिजनेस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, उसके बाद कंपनी लॉ में कुछ नहीं है समझने का, फिर कंपनी लॉ बहुत आसान हो जाएगा। तो जी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट समझा था। हम लोग कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी समझ चुके हैं, जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक बताई हुई है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। उसके अलावा जी हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कंसेप्ट समझ चुके हैं। अब थर्ड कंसेप्ट पे आ रहे हैं हम लोग, परपेचुअल सक्सेशन। देखिए, अगर आप ये वीडियो हमारी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जब तक आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखेंगे कंपनी लॉ की, तब तक इस वीडियो में जो समझाया जाएगा ना वो समझ में आने वाला है, ना ही आगे जो समझाया जाएगा वो समझ में आने वाला है। ठीक है। तो पहले वाली वीडियोस जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा। हाँ जी, परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं जी, कंपनी के केस में हम लोगों ने जब शुरुआत में आलू कचालू वाली स्टोरी डिस्कस की थी तो हमने डिस्कस किया था कि मान के चलिए जी एक कंपनी है जिसके मान के चलिए 10 मेंबर्स है। चलिए 8 मान लेते हैं। ठीक है। जिसके 8 मेंबर्स हैं। अब सब ने लेट से 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे, मतलब 50,000 रुपीज़ के सब ने शेयर्स परचेज करे हैं। ठीक। प्रोजेक्ट क्या है? कहता है जी प्रोजेक्ट है मेट्रो बनाना। अब जी मेट्रो बनाने के लिए पहले क्या बनेगी? फाउंडेशन बनेगी, राइट। फाउंडेशन के ऊपर क्या खड़ा किया जाएगा? कहता है जी पिलर्स खड़े किए जाएंगे मेट्रो के। और उसके ऊपर क्या बनेगी? कहता है जी रेल बनेगी, पटरी, ट्रैक। ठीक। तो ये हमारा फाउंडेशन हो गया। मान के चलते हैं जी फाउंडेशन बनाने के लिए हमें लगभग 1 लाख रुपए की जरूरत थी। चलो जी 1 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। फिर जी जो पिलर्स बनाने थे मान के चलते हैं उनके लिए भी लगभग 1 लाख रुपए की जरूरत थी, 1 लाख यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। ठीक। तो जी कितने लोगों के पैसे इन्वेस्ट हो चुके? कहता है जी लगभग हमारे पास 4 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे कंपनी के पास। 8 मेंबर्स थे, 50-50 हज़ार रुपये सब ने इन्वेस्ट किए, मतलब सब ने कंपनी के शेयर्स परचेज करे। तो 4 लाख रुपए थे, 2 लाख रुपए तो ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके हैं जी। अब बाकी 2 लाख से कहता है जी ऊपर का ट्रैक बनेगा और एक मेट्रो भी आएगी, राइट। ट्रैक बनाने के लिए भी 1 लाख रुपए चाहिए और मेट्रो के लिए भी 1 लाख रुपए चाहिए। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट है। अब जी जब तक ये जो ट्रैक नहीं बना था, सिर्फ यहाँ पिलर्स खड़े हुए थे, कहते तब तक तो काम सारा स्मूथ चलता रहा। लेकिन जब ऊपर ट्रैक खड़े होने की बारी आई, ट्रैक बनने की बारी आई, तो जी आपस में मेंबर्स में डिस्प्यूट हो गया। ठीक है।
अब यहाँ पर जो कुछ मेंबर्स थे, मान के चलते हैं ए बी सी डी, ये जो 4 मेंबर्स थे, ये बोले भैया हमें अपना काम, हमें कंपनी में काम नहीं करना है, हमें कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, हमारे पैसे वापस दो, कंपनी अपने शेयर्स वापस ले ले और हमारे पैसे वापस दे। अब जी अगर कंपनी ऐसा काम करेगी तो हो सकता है कि ऑन द स्पॉट कंपनी को न्यू इन्वेस्टर मिले या ना मिले। पॉसिबल है ना कि कंपनी को न्यू इन्वेस्टर मिले या ना मिले। भाई 2 लाख रुपए कंपनी अगर वापस देगी अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के, एग्जिस्टिंग मेंबर्स के, तो भैया न्यू इन्वेस्टर मिले या ना मिले। और अगर न्यू इन्वेस्टर नहीं मिले, इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट के लिए न्यू इन्वेस्टर्स नहीं मिले, तो भैया ये जो फाउंडेशन बना है, ये जो पिलर्स खड़े किए गए हैं जिनमें 2 लाख रुपए लग चुके हैं, कहता है 2 लाख रुपए क्या हो जाएंगे, वेस्ट। मतलब ये 4 लोग अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, उसकी वजह से बाकी चारों का पैसा भी क्या हो जाएगा, कहता है जी जीरो। इसका तो कोई यूज़ नहीं है। पिलर्स के ऊपर क्या होगा, कौवे बैठेंगे, दीप ज्ञान क्लासेस के पोस्टर लगाएंगे हम लोग, राइट। मतलब ट्रैक नहीं बना तो इसका तो कोई यूज़ नहीं है। तो जो 2 लाख रुपए ये भी क्या हो गया, जीरो। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर बड़ा क्लियर कट रूल बनाया गया कि जो भी कंपनी का मेंबर बनेगा बाय परचेजिंग द शेयर्स, जो भी कंपनी का मेंबर बनेगा, ठीक है, मेंबर कैसे बनेगा, कहता है बाय परचेजिंग द शेयर्स, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो। बाय परचेजिंग शेयर्स, ठीक। कहता है जी मेंबर को पैसे वापस नहीं मिलेंगे। जो मेंबर ने एक बार शेयर परचेज कर लिए तो उसको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो भैया मेंबर कैन नॉट डिमांड द मनी बैक, कांट डिमांड मनी। पहली चीज तो ये दिमाग में रखिए कि मेंबर अपने पैसे वापस नहीं मांग सकता कि भैया अपने शेयर्स वापस ले लो, मुझे मेरे पैसे वापस दो। कहता है कंपनी के पास ऑप्शन है, कंपनी चाहे तो अपने शेयर्स बाय बैक कर सकती है। कंपनी कैन बाय बैक इट्स शेयर्स। कंपनी को लगता है यार हमारे पास एक्सेस मनी पड़ा हुआ है जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया मेंबर्स को उनके पैसे वापस देके कुछ शेयर्स वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो कंपनी चाहे तो कंपनी अपने शेयर्स बाय बैक कर सकती है, बट मेंबर कैन नॉट डिमांड द मनी बैक, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेंबर्स के पैसे एक बार कंपनी में लगे तो पैसे फंस गए, द आंसर इज नो। कहता है इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, अगर आप रियल सेंस में देखो तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट का मतलब है जी रिटर्न। हम वहां पर ही इन्वेस्ट करते हैं ना जहां से हमें रिटर्न मिलने की उम्मीद है। रिटर्न किस चीज की, कहता है जी जो ओरिजिनल अमाउंट है, ओरिजिनल अमाउंट की रिटर्न, प्लस कहता है इनकम की रिटर्न, जो पैसा लगाया उसके ऊपर कुछ हमें मिलना चाहिए ना, तो इनकम। अगर हम कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से हमारे पैसे वापस ही नहीं मिल सकते, तो कहता है वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना, तो ब्लॉक्ड मनी हो गया। तो ऐसे तो कोई कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर मेंबर्स के पैसे टाइम टू टाइम वापस दिए जाएंगे तो भैया कंपनी का बिजनेस नहीं चल पाएगा, बीच बीच में कंपनी का बिजनेस रुक जाएगा, राइट। तो दोनों ही केस है। कहता है जी भैया मेंबर्स को पैसे चाहिए भी, जब जरूरत पड़ेगी तो पैसे चाहिए मेंबर को। आज के टाइम में मेरे पास स्पेयर मनी है 2 लाख रुपए, कल को मुझे अपने बेटी की शादी करनी है तो भैया मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो इसके लिए एक ऑप्शन दी गई कि भैया मेंबर्स क्या कर सकते हैं, कहते हैं मेंबर्स कैन सेल द शेयर्स इन द मार्केट। तो जी मेंबर्स कैन ट्रांसफर, a member can transfer its shares in the market। मार्केट में अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है मेंबर, राइट। मतलब टू समवन एल्स, किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। जैसे कि कहता है जी सेल कर सकता है अपने शेयर्स को, फिर जी कहता है गिफ्ट में दे सकता है, इनहेरिटेंस में दिए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अ मेंबर कैन ट्रांसफर इट्स शेयर्स टू समवन एल्स। अब जी अगर मेंबर को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो भैया वो अपने शेयर मार्केट में सेल कर दे तो मेंबर को पैसे मिल जाएंगे, और कंपनी की जेब से पैसे नहीं जाएंगे। भाई मेंबर कंपनी से तो नहीं ले रहा, अपने शेयर्स मार्केट में सेल कर रहा है, तो मेंबर को पैसे मिल जाएंगे और कंपनी के पास पैसे रहेंगे, कंपनी की जेब से पैसे नहीं जाएंगे। बस फर्क क्या होगा कि पहले मिस्टर ए थे मेंबर कंपनी के,
अब जी मिस्टर ए ने अपने शेयर्स मिस्टर बी को सेल कर दिया है, तो भैया कंपनी मिस्टर ए का नाम अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा देगी कि भैया अब ये हमारे मेंबर नहीं रहे, और मिस्टर बी का नाम लिख लेगी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में कि भैया अब ये हमारे न्यू मेंबर है। ठीक है, तो इस करेक्टरिस्टिक की वजह से कि मेंबर कैन ट्रांसफर इट शेयर्स, इस करेक्टरिस्टिक की वजह से कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो क्या हो गई, कंपनी की एग्जिस्टेंस फॉर एवर। इसका मतलब किसी एक दो तीन मेंबर के मरने की वजह से या कंपनी को छोड़ने की वजह से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। क्यों? क्योंकि अगर एक मेंबर छोड़ रहा है कंपनी को तो ये श्योर है कि उसके बदले कोई दूसरा मेंबर आ रहा होगा, क्योंकि उस मेंबर ने अपने शेयर किसी न किसी के नाम पे ट्रांसफर करे होंगे, किसी न किसी को गिफ्ट दिया होगा, या मेंबर की डेथ हो गई तो इनहेरिटेंस में उसके शेयर्स उसके लीगल हेयर्स को गए होंगे, उसके बेटे को या जो भी लीगल हेयर है उसको गए होंगे। तो कुल मिलाकर एक मेंबर जा रहा है तो भैया दूसरा मेंबर जरूर आ रहा होगा। इनफैक्ट हो सकता है एक से ज़्यादा मेंबर आए कि इसके पास 100 शेयर्स थे तो इसने 50 शेयर्स सेल कर दिए मिस्टर बी को और अपने 50 शेयर्स सेल कर दिए मिस्टर सी को, तो एक मेंबर गया तो दो और आ गए एक तरह से कंपनी में, राइट। नंबर ऑफ शेयर्स तो उतने ही रहे कंपनी के पास पैसा भी उतना ही रहा, मार्केट में सेल परचेज चलती रहती है। ठीक है जी, जिसकी वजह से कंपनी का एग्जिस्टेंस क्या होगी, कहता है एग्जिस्टेंस फॉर एवर, मतलब परपेचुअल सक्सेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का बड़ा सिंपल सा मतलब है, कहता है जी मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो। मैं लाइन लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो। मेंबर्स आते रहेंगे, मेंबर्स जाते रहेंगे, बट कंपनी शैल गो फॉर एवर। कंपनी चलती रहेगी until the company is closed as per law, until it is wound up as per law। देखो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है ना। हम कहते हैं कंपनी क्या है, कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। जब ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कहता है जी कंपनी कब बनती है, जब ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास अंडर कंपनी लॉ अपने आप को रजिस्टर करवा ले। इसका मतलब कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी कब बनी, कहता है जब लॉ ने उसे कंपनी बनाया। तो भैया कंपनी को किसने क्रिएट किया, जन्म किसने दिया, कहता है जी आइडिया क्रिएट करने वाले तो प्रमोटर्स थे, लेकिन कंपनी का जन्म देने वाला कौन है, लॉ। इसलिए हम क्या कहते हैं, कंपनी इज अ लीगल पर्सन। कहता है कंपनी सांस नहीं लेती, कंपनी के हाथ पैर नहीं है, कंपनी का शरीर नहीं है, बट लॉ की नज़रों में कंपनी इज अ पर्सन, क्योंकि लॉ ने उसे क्रिएट किया है। तो भैया कंपनी इज अ लीगल पर्सन। जब तक एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाएगी अंडर कंपनी लॉ, तब तक उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कंपनी नहीं बोला जा सकता। इसका मतलब जब एक लीगल प्रोसीजर, एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करेंगे तभी एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी। इसका मतलब जब तक लॉ ने इसको अप्रूव नहीं किया तब तक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जब लॉ ने अप्रूव कर दिया तब कंपनी। तो हम कहेंगे जी कंपनी का जन्म किसने दिया, लॉ ने, और कंपनी को मार कौन सकता है, सिर्फ लॉ। ठीक है, अनटिल इट इज वाउंड अप या वाइंड अप एज पर लॉ। ठीक, तो कुल मिला के मेंबर्स आते रहेंगे, मेंबर्स जाते रहेंगे, बट कंपनी चलती रहेगी। कहता है एक कंपनी के अंदर 7 मेंबर्स हैं, सिर्फ 7 मेंबर्स हैं। सातों मेंबर्स कहीं घूमने वास्ते गए, प्लेन में बैठकर, प्लेन क्रैश हो गया, सातों के सातों भगवान को प्यारे हो गए, राम प्यारे हो गए, तो क्या कंपनी बंद हो गई? द आंसर इज नो। क्यों? कहता है इन मेंबर्स के जो शेयर्स हैं वो किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, लीगल हेयर्स को ट्रांसफर हो जाएंगे, मेंबर्स के, जो भी उनका लीगल हेयर्स होगा। तो जो लीगल हेयर्स है क्या बन जाएंगे, न्यू मेंबर्स, और काम चलता रहेगा कंपनी का। मेंबर्स ने थोड़ी ना काम संभालना है, काम किसने संभालना है, डायरेक्टर्स ने संभालना है। कहता है मान के चलो 3 डायरेक्टर्स भी थे, वो भी मर गए, उसी प्लेन में थे, सब छुट्टियां मनाने जा रहे थे।
कहता है डायरेक्टर्स भी मर गए तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो न्यू मेंबर्स बनेंगे कंपनी के, दे विल अपॉइंट न्यू डायरेक्टर्स, काम चलता रहेगा कंपनी का। दिस इज परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, तो परपेचुअल सक्सेशन किसकी देन है? कहता है जी परपेचुअल सक्सेशन किसकी देन है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती तो क्या परपेचुअल सक्सेशन पॉसिबल था? द आंसर इज नो। कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता कंपनी के अंदर। जब कंपनी का रूल बनाया गया कि भैया कंपनी किसी के पैसे वापस नहीं देगी, तो कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता। क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं रिलायंस के अंदर? क्योंकि मुझे पता है कि जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी मैं अपने शेयर्स मार्केट में सेल कर सकता हूँ, मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो मेरे शेयर्स परचेज कर लेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स चेंज होते रहते हैं, हम कह सकते हैं मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, बट कंपनी शैल गो फॉर एवर। तो जब भी परपेचुअल सक्सेशन आपके दिमाग में वर्ड आए तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, एग्जिस्टेंस फॉर एवर, एग्जिस्टेंस फॉर एवर। ठीक है, अंटिल द कंपनी इज वाउंड अप एज पर लॉ। एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी मतलब जो कंपनी एक बार इनकॉर्पोरेट हो गई एज पर लॉ, never dies except when it is wound up as per law. A company being a separate person is unaffected by the death or departure of any member and remains the same entity despite total change in the membership. चाहे सारे के सारे members change हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? कहता है company's life is determined by the terms of its memorandum of association. मतलब कंपनी को एक्चुअल में कब बंद किया जा सकता है? कहता है मान के चलो कंपनी के 7 मेंबर्स हैं, जब ये सातों के सातों मिलकर रेजोल्यूशन पास करे बाय मेजोरिटी, बाय मेजोरिटी रेजोल्यूशन पास करे कि यार अब इस कंपनी को बंद कर देना चाहिए, तब वो लॉ के पास जाएंगे दोबारा, कानून के पास, कंपनी लॉ के अंदर, कि बाबूजी आपने हमारी एसोसिएशन को कंपनी बनाया था, हमने कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर काम करने की कोशिश करी, बट अब हमें लगता है कि यार ये बेकार है, हमारा काम प्रॉफिटेबल नहीं है, या कोई भी रीज़न है, हम कंपनी को बंद करना चाहते हैं। तब लो आपको बताएगा कि जी बंद करने का क्या प्रोसीजर है, उसको आप फॉलो करेंगे, तब जाकर आपकी कंपनी बंद हो सकती है। किसी के मरने की वजह से, किसी के जीने की वजह से आपकी कंपनी बंद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर सारे मेंबर्स भी मर जाए तो नए मेंबर्स बन जाएंगे कंपनी के। भाई किसी की भी डेथ होगी उसके शेयर्स उसके लीगल हेयर्स को चले जाएंगे, राइट। और अगर सारे डायरेक्टर्स भी मर जाए तो भी क्या है, जो मेंबर्स हैं नए डायरेक्टर से अपॉइंट कर लेंगे, कंपनी का काम चलता रहेगा। तो जी एमओए के अंदर या तो कोई कंडीशन लिखी हो स्पेसिफिकली कि जी जब हम ये अचीव कर लेंगे या ये पर्टिकुलर केस होगा तब कंपनी को वाइंड अप किया जाएगा। कहता अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा तो कंपनी की एग्जिस्टेंस शैल बी परपेचुअल फॉर एवर, or it may continue for a specified time to carry on a task or object laid down in the memorandum of association। तो या तो एमओए में लिखा हो कि हम स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए कंपनी को बना रहे हैं और जैसे ही हमारा ये ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तो कंपनी हम क्लोज कर देंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कंपनी चलती रहेगी, मेंबर्स आते रहेंगे, मेंबर्स जाते रहेंगे, लिखा हुआ ना मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, बट द कंपनी कैन गो फॉर एवर। During the war, all the members of one private company while in the general meeting were killed by a bomb। कहता है एक वॉर के टाइम पर जनरल मीटिंग चल रही थी कंपनी की, मेंबर्स की मीटिंग चल रही थी, सारे मेंबर्स मारे गए, बम गिरा, सब मर गए, बट कंपनी चलती रही। क्यों? कहता है जी जो मर गया उसके शेयर्स उसके लीगल हेयर्स को ट्रांसफर हो जाएंगे, नए मेंबर्स बन जाएंगे और काम चलता रहेगा। फिर जी सेपरेट प्रॉपर्टी, ये चीज़ भी मैं आपको समझा चुका हूँ। देखिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर मान के चलिए अगर किसी कंपनी के अंदर 10 लाख मेंबर्स हैं, होते हैं ना, रिलायंस जैसी कंपनी है, टाटा जैसी कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, राइट। 10 लाख मेंबर है। कहता है इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया पैसा, तब ये कंपनी खड़ी हुई, कंपनी की प्रॉपर्टी खड़ी हुई, जब इन लोगों ने पैसा कंट्रीब्यूट किया। पर क्या किसी एक मेंबर ने कंट्रीब्यूट किया? द आंसर इज नो। इन सब के मिला के है ना पैसे, तब जाकर कंपनी की प्रॉपर्टी खड़ी हुई। और इन सब ने किसको अपॉइंट किया उस प्रॉपर्टी को हैंडल करने के लिए, कंपनी के बिजनेस को हैंडल करने के लिए? कहता है जी डायरेक्टर्स को। ठीक है, अब ये कंपनी की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किस लिए परचेज की गई? फॉर द बिजनेस ऑफ द कंपनी। किस लिए? फॉर
कहता है किसी मेंबर के पर्सनल यूज के लिए थोड़ी ना क्रिएट की गई है। अगर मान के चलो इस प्रॉपर्टी को मेंबर्स पर्सनली यूज करने लग जाए तो भैया उनके पर्सनल यूज में ही रह जाएगी प्रॉपर्टी, कंपनी के बिजनेस के लिए तो यूज हो ही नहीं पाएगी, राइट। तो एक क्लियर कट लिख दिया गया लॉ में कि भैया जो प्रॉपर्टी है कंपनी की, दैट बिलोंग्स टू कंपनी ओनली एंड दैट शैल बी यूज्ड ओनली फॉर द बिजनेस ऑफ द कंपनी, नॉट फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द मेंबर्स और द पर्सनल यूज ऑफ द डायरेक्टर्स। तो जी कंपनी की प्रॉपर्टी मेंबर्स के नाम पे परचेज ही नहीं की जाएगी। किसके नाम पे परचेज की जाएगी? कंपनी के नाम पर परचेज की जाएगी। इसीलिए कंपनी को कहता है जी एक लीगल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड की गई इन द आइज ऑफ लॉ, और कंपनी को लीगल पर्सन कंसीडर किया गया, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी एक पर्सन ही तो परचेज कर सकता है, राइट। एक पर्सन के नाम पर ही तो रजिस्टर कराई जा सकती है कोई प्रॉपर्टी या परचेज की जा सकती है। तो भैया कंपनी को लीगल पर्सन कंसीडर किया गया और लॉ ने कहा जी कंपनी के नाम पर ही प्रॉपर्टी परचेज की जाएगी, ताकि कंपनी के अलावा कोई और उस प्रॉपर्टी पर अपना हक ना जता पाए, चाहे वो प्रॉपर्टी मेंबर्स के पैसों से, कलेक्टिव मनी से ली गई है, इंडिविजुअल मनी से नहीं, कलेक्टिव मनी से ली गई है, राइट। तो कहता है मेंबर्स का कलेक्टिवली प्रॉपर्टी पे राइट है, और जब कंपनी बंद होगी तब कंपनी की प्रॉपर्टी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। कहता है अगर एज सच डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है तो एज सच डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, और एज सच डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है तो सारी प्रॉपर्टी को सेल करके जो पैसा इकट्ठा होगा वो पैसा मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल द लायबिलिटी, राइट। लेकिन जब तक कंपनी चल रही है तब तक सारी प्रॉपर्टी कंपनी की है, कंपनी के नाम पर परचेज की गई है, कंपनी के बिजनेस के लिए ही यूज की जाएगी। अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन एंड एंटायरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स इज कैपेबल ऑफ ओइंग। तो कुल मिला के कंपनी को पावर दी गई कि कंपनी कैन ओन द प्रॉपर्टी, कंपनी कैन परचेज द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, ठीक है जी। No member can claim himself to be the owner of the company's property during its existence or in its winding up, even in its winding up। एक बार कंपनी वाइंड अप हो जाएगी उसके बाद देखा जाएगा भैया लाइबिलिटी सबकी पे ऑफ होगी, अब जो बच गया मेंबर्स का बच गया, नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, राइट। तो कहता है मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। इसका मतलब कोई मेंबर ये नहीं कह सकता कि मेरे शेयर्स के बदले ये प्रॉपर्टी कंपनी की मेरे शेयर्स के लिए इंश्योरेंस है, भाई इस प्रॉपर्टी को बेच के सिर्फ मेरे ही पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है भैया। प्रॉपर्टी जो कंपनी की है वो कंपनी की है। जब वाइंड अप होगी कंपनी, जब कंपनी बंद होगी तो पहले एज पर लॉ सारे डेट्स पे किए जाएंगे, सारी लाइबिलिटीज़ पे की जाएगी, फिर जो बच जाएगा वो देखा जाएगा कि भाई हाँ जो प्रॉपर्टी है एज सच डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है, अगर नहीं डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती तो उसको मार्केट में सेल किया जाएगा, पैसे इकट्ठे किए जाएंगे और वो पैसे मेंबर्स को अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेयर्स, जिसके पास जितने शेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स तो आई थिंक आपको क्लियर है। कहता है द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, जिसमें क्या बोलते हैं शेयर्स। द शेयर्स आर सेट टू बी द मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर्स क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। क्यों? ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस फ्रीली ट्रांसफरेबल सो दैट नो शेयर होल्डर इज परमानेंटली और नेसेसरली वेडिड टू द कंपनी। ठीक है, ये वेडिड का मतलब शादी नहीं हो रही कंपनी के साथ। कह भी सकते हो कि भैया तुम्हारी कौन सी हमेशा के लिए गांठ बांध दी है कंपनी के साथ। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो जब आपका मन करे तब आप इन्वेस्टमेंट मार्केट में सेल करके अपने पैसे वापस ले सकते हो, क्या दिक्कत है, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यहाँ पर जो कुछ भी बता रखा है वो सब मैंने आपको बता दिया है, और जो कुछ यहाँ बता रखा है जो मैंने नहीं बताया वो जानबूझकर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो आगे बताऊँगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाऊंगा सारी। आज ये जी कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, ये चीज़ आपको क्लियर है। कहता है कंपनी को एक लीगल पर्सन का स्टेटस दिया गया है, मतलब एक पर्सन का स्टेटस दिया गया है। आप और हम नेचुरल पर्सन, कंपनी क्या है? लीगल पर्सन, मतलब लॉ की नज़रों में तो पर्सन है, ठीक। जब लॉ की नज़रों में पर्सन है, लॉ की नज़रों में कंपनी की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, लॉ की नज़रों में कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स है, कंपनी कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स ओन नेम। बट ऑब्वियस सी बात है कंपनी के हाथ पैर नहीं है, कंपनी का दिमाग नहीं है। कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो डायरेक्टर्स ही करेंगे, बट किसके बिहाफ पर? कंपनी के बिहाफ पर। हर कॉन्ट्रैक्ट के नीचे लिखा जाएगा फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। और अगर कंपनी की कोई कॉमन सील है, मैंने बताया था ना कि कंपनी की कॉमन सील हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मतलब पहले तो मैंडेटरी थी लेकिन अब उस मैंडेशन को हटा दिया गया, ऑप्शनल कर दिया कि कंपनी में हैव कॉमन सील, मे नॉट हैव कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब आप कह सकते हो कंपनी की स्टैंप, बट ये रबड़ स्टैंप नहीं होती।
ये क्या होती है, एक मेटल स्टैंप होती है और उसमें कंपनी का नेम एनग्रेव्ड होता है, और ये एक ही होती है कंपनी की, और बड़े ही रिस्पॉन्सिबली किसी को हैंड ओवर की जाती है, कंपनी के डायरेक्टर को या कंपनी के ऑफिसर को, कि भैया अगर ये कहीं भी लगी पाई बिना डायरेक्टर्स की परमिशन के तो यू शैल बी लायबल, राइट। तो भैया कंपनी के जब ये सारी पावर्स दी गई है तो भैया जो भी काम होगा कंपनी के नाम पर होगा। अगर किसी को केस फाइल करना है, मैं मारुति की कार परचेज करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत है, तो मैं कोई डायरेक्टर या मेंबर्स के ऊपर केस थोड़ा ना फाइल करूँ, मैं किसके ऊपर केस फाइल करूँ, मारुति के ऊपर। और इसी तरह अगर कंपनी ने किसी के ऊपर केस फाइल करना है तो कंपनी अपने नाम से केस फाइल करेगी, डायरेक्टर पर्सनली अपने नाम से या मेंबर्स पर्सनली अपने नाम से केस फाइल नहीं करेंगे। तो वही सारी चीज़ यहाँ पर बताई हुई है। Where video cassettes were prepared by the workmen of the company showing their struggle against the company's management, it was held not to be not actionable unless shown that the cassette would be defamatory। मतलब यहाँ पर इस एग्जाम्पल का कोई मतलब नहीं था। चलिए, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, ऐसा मत सोचेगा कोई भी पर्टिकुलर लाइन या कोई पर्टिकुलर वर्ड में छुड़वा रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, जितना बुक में दे रखा है उससे ज़्यादा ही बताऊंगा जो मुझे लगता है कि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। यू कैन ट्रस्ट मी, 100% यू कैन ट्रस्ट मी। हाँ जी, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स मतलब तो आपको समझ में आ गया है कि भैया कंपनी के पास पावर है टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स ओन नेम, और बट ऑब्वियसली बात है कि कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एंटर तो डायरेक्टर्स ही करेंगे बट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने कहा डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे, मान के चलो किसी कंपनी में 4 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए, ठीक है। लॉ में बड़ी सिंपल सी बात लिखी हुई है, इंडिविजुअल डायरेक्टर इज नॉट हैविंग एनी पावर। इंडिविजुअल डायरेक्टर इज नॉट हैविंग एनी पावर। लॉ ने कहा कोलेक्टिवली ऑल द डायरेक्टर्स शैल बी कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं, 2 है, 4 है, 8 है, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, शैल बी कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और लॉ ने कहा जी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव द पावर टू डायरेक्ट द बिजनेस ऑफ द कंपनी। मतलब इंडिविजुअल किसी डायरेक्टर के पास पावर नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज द पावर टू डायरेक्ट द बिजनेस ऑफ कंपनी। इसका मतलब डायरेक्टर individually is not the mind of the company but board of director is the authority, decision making authority। तो जी जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे, और कैसे लेंगे, कहता है जी बाय मेजोरिटी। मतलब अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है जहां 4 डायरेक्टर्स हैं तो कम से कम 3 की कंसेंट होनी चाहिए, 3 मस्ट बी एग्रीड, तभी मान के चला जाएगा कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये डिसीजन लिया है, तो बाय मेजोरिटी, ठीक है। 2 हाँ कर रहे हैं, 2 ना कर रहे हैं, तो उस केस में जो चेयरमैन होता है, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक चेयरमैन भी अपॉइंट किया जाएगा। मतलब जो 4 लोग हैं वो आपस में डिसाइड करेंगे कि भैया हमारा चेयरमैन कौन होगा। अगर दोनों साइड 2-2 वोट पड़ रहे हैं हाँ में ना में, तो चेयरमैन के पास एक कास्टिंग वोट होती है, आप कह सकते हैं एडिशनल वोट। तो चेयरमैन अपनी एडिशनल वोट यूज़ करेगा, तो हाँ में या ना में जिस साइड भी एडिशनल वोट डालनी है वो डालेगा, तो डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब डिसीजन शैल बी टेकन बाय द मेजोरिटी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि यार मिस्टर ए को कोई पावर देनी है, मिस्टर ए भी एक डायरेक्टर है 4 में से, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है जी मिस्टर ए को कोई स्पेसिफिक पावर देनी है डिसीजन लेने के लिए, तो वो मिस्टर ए को स्पेसिफिक पावर दे सकते हैं, और उस केस में मिस्टर ए के पास वो स्पेसिफिक पावर होगी। क्यों? क्योंकि वो पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी पावर मिस्टर ए को दी है, डेलीकेट करी है,
तब तो मिस्टर ए के पास स्पेसिफिक पावर हो सकती है, अदरवाइज कहता है इंडिविजुअली किसी डायरेक्टर के पास कोई पावर नहीं होती। तो अगर कोई डायरेक्टर कोई एक्शन लेता भी है विदाउट द अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कहता है उस एक्शन की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, वो एक्शन कंपनी को लायबल नहीं बना सकता। हाँ जी, लिमिटेशन ऑफ एक्शंस। लिमिटेशन ऑफ एक्शन का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था कि भैया कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज होता है ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज का मतलब बिजनेस ऑफ द कंपनी। यहां बड़ा क्लियर कट लिखा होता है कि कंपनी किस बिजनेस को करने के लिए इनकॉर्पोरेट की जा रही है। ठीक है, मान के चलते हैं टू प्रोवाइड ऑनलाइन कोचिंग टू सीएस स्टूडेंट्स। भैया ये क्या हो गया? कहता है स्कोप ऑफ कंपनीज बिजनेस। दिस इज द स्कोप ऑफ कंपनीज बिजनेस। कंपनी इससे बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। एमओए में जो बिजनेस लिखा हुआ है, कंपनी उससे बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या दीप ज्ञान क्लासेस फेस टू फेस क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर सकती? द आंसर इज बिग नो। क्यों? क्लियर कट लिखा हुआ है ओनली टू प्रोवाइड ऑनलाइन कोचिंग। क्या दीप ज्ञान क्लासेस सीए स्टूडेंट्स को कोचिंग प्रोवाइड नहीं कर सकती? द आंसर इज बिग नो। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली लिखा हुआ है सीए स्टूडेंट्स को कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए। क्या दीप ज्ञान क्लासेस टेक्सटाइल का या कोई और बिजनेस नहीं कर सकती? द आंसर इज बिग नो, क्योंकि क्या लिखा हुआ है स्पेसिफिकली टू प्रोवाइड कोचिंग। तो इसका मतलब दीप ज्ञान क्लासेस अगर मान के चलिए एक कंपनी है, ऑल्दो इट इज नॉट अ कंपनी, ठीक है, रजिस्टर्ड ब्रांड है, ट्रेडमार्क है मेरा, बट कंपनी नहीं है। अगर मान के चलो मैं कंपनी के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करवाता हूँ दीप ज्ञान क्लासेस को, और वहां पर मैं ऑब्जेक्ट में लिख देता हूँ टू प्रोवाइड ऑनलाइन कोचिंग टू सीएस स्टूडेंट्स, तो भैया इसका मतलब मैंने एक स्कोप लिमिटेड कर दिया है, उससे बाहर जाकर वो कंपनी काम नहीं कर सकती। ना तो फेस टू फेस क्लासेस प्रोवाइड कर सकती, ना ही कोचिंग के अलावा कोई और काम कर सकती, और ना ही सीएस स्टूडेंट्स के अलावा किसी और को कोचिंग प्रोवाइड कर सकती। अगर करना है कुछ अलग इसके अलावा, तो भैया पहले इस स्पेसिफिक क्लोज को चेंज करना पड़ेगा। स्पेसिफिक क्लोज को चेंज करने का मतलब वी आर चेंजिंग द एमओए, और इसे हम बोलेंगे अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो दिस इज द स्कोप ऑफ कंपनीज बिजनेस। इसका मतलब दिस इज द लिमिटेशन ऑफ एक्शन। मतलब कंपनी से बाहर जाकर एक्शन ले ही नहीं सकती। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, हर इंसान की देखिए अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। कोई कहता है यार आईटी बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मूड है, क्योंकि मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर ग्रो करेगा। कोई कहता है नहीं यार रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा, मेरा तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने का मूड है। कोई कहता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ग्रो करेगा, मेरा तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी में इन्वेस्ट करने का मूड है। किसी का टेक्सटाइल में इन्वेस्ट करने का मूड है। तो हर इन्वेस्टर की अपनी सोच होती है, अपनी समझ होती है, अपनी कैलकुलेशन होती है, और हर इन्वेस्टर सोच समझ के ही इन्वेस्ट करते हैं। अब जी आप दिखा रहे हो कि हमारी कंपनी क्या है, आईटी की। कैसे दिखा रहे हो? क्योंकि आपने एमओए में लिखा कि हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या है, वही जो कि आईटी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और लोगों से आपने पैसा ले लिया। किन लोगों से? वो इन्वेस्टर्स जो कि आईटी में इन्वेस्ट करना चाहते थे। ठीक है, अब जी बाद में आपने कोई और काम शुरू कर दिया, तो यार इन्वेस्टर के साथ तो चीटिंग है ना। अब जिसने मिस्टर एक्स ने आईटी बिजनेस के लिए इन्वेस्ट किया था, वो कहेगा भैया मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप मेरे पैसे वापस दो, आपने चीट किया मेरे साथ, राइट। तो क्योंकि देखिए यहाँ पर ना ओनर कोई और है, इन्वेस्टर कोई और है, मेंबर्स, और जो कंपनी के बिजनेस को डायरेक्ट कर रहे हैं वो कोई और है, डायरेक्टर्स, राइट। दे मे और मे नॉट बी द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। दोबारा रिपीट करूँ, डायरेक्टर्स मे और मे नॉट बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर का बड़ा सिंपल सा फंडा है, द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन इन द आइज ऑफ मेंबर्स टू डायरेक्ट द बिजनेस ऑफ द कंपनी, राइट। कोई एज सच क्वालिफिकेशन नहीं बताई हुई कि 12th पास होना चाहिए जी, डायरेक्टर पढ़ा लिखा होना चाहिए जी।
कुछ स्पेसिफिक केस में क्वालिफिकेशन है, अदरवाइज कहता है कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताई हुई। इनफैक्ट कंपनी लॉ में डिसक्वालिफिकेशन बताई हुई है कि भैया हु कैन नॉट बिकम द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, बट क्वालिफिकेशन नहीं बताई हुई। तो डायरेक्टर की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन इन द आइज ऑफ मेंबर्स टू डायरेक्ट द बिजनेस ऑफ द कंपनी। ठीक, तो जी कोई और डायरेक्ट कर रहा है बिजनेस को, कोई और इन्वेस्ट कर रहा है, और भैया जो इन्वेस्ट कर रहा है वो एक स्पेसिफिक, जब उसके दिमाग में क्लैरिटी होगी तभी इन्वेस्ट करेगा। क्लैरिटी किससे प्रोवाइड की जा रही है, कहता है एमओए से, एओए से। ये दो डॉक्यूमेंट में बताया जाएगा कि भैया कंपनी का क्या स्कोप ऑफ बिजनेस है, कंपनी क्या लिमिटेशंस है, कंपनी का क्या इंटरनल रूल्स है, सब चीज़ें, राइट। तो इसलिए इससे बाहर जाकर काम नहीं कर सकती कंपनी, और इससे बाहर जाकर काम करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा इस वर्ड को, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायरस। मीन्स आउटसाइड द स्कोप। ठीक है, और कंपनी अगर इससे बाहर जाके कोई भी काम करती है, कहता है वो काम कंपनी को बाउंड नहीं कर सकता, मान के नहीं चला जाएगा कि कंपनी ने वो काम किया है। अगर डायरेक्टर्स कंपनी के ब्याह पर इससे बाहर जाके कोई काम करते तो मान के ही नहीं चला जाएगा कंपनी ने वो काम किया है। क्यों, लोग कहेगा भैया कंपनी की पावर ही नहीं हो काम करने की, तो कैसे कर लेगी कंपनी वो काम। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ एक्शन आई थिंक क्लियर है कि कंपनी एक लिमिटेड स्कोप में ही अपने एक्शंस ले सकती है। कौन से लिमिटेड स्कोप में, विच इज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अंडर द या इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। हाँ जी, a company cannot go beyond the powers stated in the memorandum of association. The memorandum of association of the company regulates the power and fixes the objects of the company and provides the edifice, मतलब कितना दायरा है upon which the entire structure of the company rests। ठीक है, तो ये मैं आपको सारा समझा चुका। आ जाइए जी सेपरेट मैनेजमेंट। सेपरेट मैनेजमेंट का कंसेप्ट तो बड़ा क्लियर हो चुका होगा आपके दिमाग में कि भैया मेंबर्स अलग हैं, डायरेक्टर्स अलग होते हैं। अगर किसी मेंबर को ही डायरेक्टर बनाया जाता है तो वो एज ए मेंबर अलग रोल प्ले करता है, एज ए डायरेक्टर अलग रोल प्ले करता है। ठीक, वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, कहता है जी सोचकर समझकर आपस में मिलकर आप लोग कंपनी बनाते हैं। जो लोग इनिशियली कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं वो वॉलंटरली एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, और जो कंपनी बनने के बाद कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं वो भी सोचकर समझकर कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं, बाय परचेजिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी या बाय इन्वेस्टिंग इन द कंपनी। ठीक है, तो मान के चला जाएगा कंपनी इज एन एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। अगर आपको नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए कंपनी बनानी है तो यू शुड गो अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो जी नॉर्मली हम जब मान के चलते हैं कि कंपनी किस चीज़ के लिए बनाई जा रही है, बिजनेस के लिए। नॉर्मली कंपनी किस चीज़ के लिए बनाई जा रही है, बिजनेस के लिए, और बिजनेस का एक ही मोटिव होता है। कहता है अगर आप कोई ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं विच इज़ फॉर नॉट फॉर मेकिंग द प्रॉफिट, जन सेवा के लिए, वेलफेयर के लिए, तो जी आपको सेक्शन 8 में जो कंडीशंस बताई हुई है, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो प्रीवियस कंपनी लॉ था उसका था सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। तो अगर कहीं सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ो तो मान के चलना सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की ही बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो कंपनी बनाई जाएगी वो किस लिए बनाई जाती है, कहते हैं नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो जी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस बताई गई है जो इस टाइप की कंपनीज को एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी फॉलो करनी पड़ती है और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन भी फॉलो करनी पड़ती है। इसीलिए हम कहते हैं सेक्शन 8 कंपनीज की कंडीशंस कहाँ पर बताई गई है, सेक्शन 8 में और रिलेटेड रूल्स में। ठीक है जी, हाँ जी। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, कहता है कंपनी को सिर्फ लॉ ही मार सकता है, लॉ के अलावा और कोई कंपनी को नहीं मार सकता। कहता है इवन, कहता है कंपनी के मेंबर्स का अता पता ही नहीं है कौन है, कहाँ गए, मर गए, खप गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, डायरेक्टर्स का अता पता ही नहीं है कहाँ गए, तब भी कंपनी खड़ी रहेगी। उस केस में क्या किया जाएगा, कहता है एज पर लॉ अथॉरिटीज या गवर्नमेंट उस कंपनी को टेक ओवर करेगी और उसको प्रॉपर वे में, लीगल वे में वाइंड अप करेगी। ठीक है, वो मान के चलो बच्चा लावारिस हो गया, मरा थोड़ी ना है, इसके माँ बाप का पता नहीं है, बच्चा लावारिस हो गया पर मरा नहीं है। इसी तरह कंपनी के केस में कहता है जी अगर कंपनी के माई बाप, डायरेक्टर्स, मेंबर्स सब गायब हो गए, तब कंपनी लावारिस हो गई पर मरी थोड़ी ना, कंपनी तब भी जिंदा रहेगी। लो उसका
उसके नए पेरेंट्स बनेंगे और लॉ के अकॉर्डिंग फिर उसको वाइंड अप किया जाएगा। यहां तक क्लियर? ये सारी क्या हो गई? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। अब जी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नेशनैलिटी या रेजिडेंस ऑफ द कंपनी। लोगों ने कहा कि चलिए जी, आपने कहा जी कंपनी इज अ पर्सन, कंपनी इज अ पर्सन, जैसे कि हम हैं, वी आर नेचुरल पर्सन्स, आप और मैं। कंपनी इज अ पर्सन लेकिन लीगल। तो जी एक नेचुरल पर्सन का रेजिडेंस होता है, डोमिसाइल होता है, नेशनैलिटी होती है, सिटीजनशिप होती है, ये सब क्या कंपनी की भी होगी? अब लॉ में ये चीज़ क्लियर नहीं थी, लेकिन जो चीज़ लॉ में क्लियर नहीं होती उसके लिए फिर कोर्ट बैठी है, कोर्ट के अंदर केस चलते हैं, कोर्ट रूलिंग्स देती है और वो रूलिंग्स इक्विवेलेंट टू लॉ होती है, राइट। तो जी कोर्ट ने कहा देखिए एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, कंपनी पर्सन है लॉ की नज़रों में, और दूसरी चीज़ ये भी क्लियर है कि कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन और अ रियल पर्सन, राइट। तो लॉ ने कहा देखिए कंपनी के केस में हम ये तो नहीं कह सकते कि कंपनी इज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, क्योंकि सिटीजन तो कौन हो सकता है? नेचुरल पर्सन। बट कहता है कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस तो फाइंड आउट किया जा सकता है, कंपनी की नेशनैलिटी तो फाइंड आउट की जा सकती है। हम कहते हैं ना यार ये तो इंडियन कंपनी है, वो चाइनीज कंपनी है, वो अमेरिकन कंपनी है, इसका तो नेशनैलिटी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सिटीजनशिप या रेजिडेंशियल स्टेटस तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। टैक्स ने भी कहा कि हाँ जी रेजिडेंशियल स्टेटस तो फाइंड आउट करना पड़ेगा इवन इन केस ऑफ कंपनी, क्योंकि टैक्सेबिलिटी पे फर्क पड़ता है ना, अगर एक नॉन रेजिडेंट है तो उसकी टैक्सेबिलिटी अलग है, रेजिडेंट है तो उसकी टैक्सेबिलिटी अलग है, राइट। तो लॉ ने कहा देखिए जी कंपनी क्या रेजिडेंशियल स्टेटस होता है, कंपनी की नेशनैलिटी होती है, जिस देश में कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उस देश की नेशनल, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जी रेजिडेंशियल स्टेटस लॉ ने कहा जी टैक्स बताएगा, टैक्स लॉस। टैक्स लॉ ने क्या कहा? कहता है जी जहां पर कंट्री का डिसीजन मेकिंग माइंड है, तो टैक्स में पढ़ेंगे, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस भी फाइंड आउट किया जा सकता है, नेशनैलिटी भी फाइंड आउट की जा सकती है। हाँ, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, कहता है सिटीजन सिटीजन नहीं है कंपनी, क्योंकि सिटीजन तो एक नेचुरल पर्सन हो सकता है। इवन जो सिटीजनशिप एक्ट है हमारा, उसके अंदर भी क्लियर कट कहा गया कि कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में भी क्लियर कट कहा गया कि कंपनी दो अ लीगल पर्सन इज नॉट अ सिटीजन अंडर, और इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर भी कंपनी को सिटीजन कंसीडर नहीं किया गया, ठीक है। तो एक हमारे पास इंपॉर्टेंट केस लो है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस सीटीओ। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सिंपल सी बात कही, कहता है देखिए कंपनी एक लीगल पर्सन है बट सिटीजन कंसीडर नहीं की जा सकती, क्योंकि कंपनी कैन एक्ट ओनली थ्रू द नेचुरल पर्सन, अपने आप से कुछ नहीं कर सकती कंपनी, लेकिन फिर भी कुछ राइट्स जो कि सिटीजन को मिल रहे हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो कंपनी को कुछ हद तक अवेलेबल होते हैं, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, तो कुछ राइट्स कंपनी को भी अवेलेबल होते हैं, वो राइट्स जो कि सिर्फ किसको मिलते हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ राइट्स, जैसे कि दो कंपनीज के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो राइट टू इक्वलिटी, जैसे दो इंसानों के बीच में लॉ की नज़रों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसी तरह दो कंपनीज के बीच में लॉ की नज़रों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, लॉ दोनों ही कंपनीज को इक्वली प्रेफर करेगी। तो राइट टू इक्वलिटी टाइप के कुछ बेसिक जो राइट्स हैं वो दिए जाते हैं कंपनी को भी, बट एक चीज़ क्लियर है, कंपनी इज नॉट द सिटीजन। एक दूसरी चीज़ क्लियर है, यस कंपनी इज हैविंग नेशनैलिटी, ठीक है। तो यहाँ क्लियर कट लिखा गया, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी रिजाइड्स वेयर इट्स प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज, जहाँ कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेट होगी उसी कंट्री के अंदर कंपनी की नेशनैलिटी कंसीडर की जाएगी। फर्दर जहाँ तक रेजिडेंशियल स्टेटस का मैटर है, तो टैक्स ने क्लियर किया कि भैया जहाँ कंपनी का डिसीजन मेकिंग माइंड डिसीजंस लेगा, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग्स होगी, वहीं पर ही मान के चला जाएगा कंपनी की रेजिडेंस है, ठीक है। आ जाइए जी,
कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। अब जी एक बड़ा सिंपल सा दोबारा से आपको चीज़ें याद दिलाऊंगा। हमने कहा कि भैया कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी, मेंबर्स, डायरेक्टर्स तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। Although directors are directing the business of the company, members are funding the company, but कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है इन द आइज ऑफ लॉ। तो जी कंपनी के एक्शन के लिए डायरेक्टर्स या मेंबर्स को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मैं इस लाइन को लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी तक हमने जो भी जनरल रूल डिस्कस किया, डायरेक्टर्स या मेंबर्स ऑफ कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्शन ऑफ कंपनी, ठीक है। ये जनरल रूल है, बिकॉज कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। अब जी इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट शील्ड। कॉर्पोरेट शील्ड या कॉर्पोरेट वॉल, जो कि कंपनी के एक्शंस के लिए डायरेक्टर्स या मेंबर्स को सेव करती है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं बता चुका, अगर मैं रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और रिलायंस कोई गलत काम कर रही है, रात को पुलिस मेरे घर आती है, चलो जी आप रिलायंस के मेंबर हो, रिलायंस के गलत काम के लिए आपको उठाया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, तो भैया मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। मैं कहूँगा यार मैंने थोड़ी ना गलत काम किया है, डायरेक्टर्स दिमाग चला रहे हैं वहाँ बैठे हुए, अगर कोई गलत काम हुआ भी है तो डायरेक्टर्स को पकड़ो। डायरेक्टर्स कहेंगे भैया वी आर ओनली द एजेंट्स ऑफ द मेंबर्स, और हमें क्यों पकड़ोगे, वी आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स, तो मेंबर्स लायबल है, तो भैया डायरेक्टर्स कहेंगे हमें क्यों पकड़ रहे हो। इसीलिए ये कॉर्पोरेट शील्ड का कंसेप्ट रखा गया, दैट डायरेक्टर्स या मेंबर्स शैल नॉट बी लायबल फॉर द एक्शन ऑफ द कंपनी, फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी। लेकिन इस जनरल रूल का कुछ लोग मिस यूज करते हैं। इस जनरल रूल का कुछ लोग मिस यूज करते हैं, ठीक है जी। तो उस केस में लॉ ने कोर्ट को पावर दी कि कोर्ट वो कॉर्पोरेट शील्ड को हटाए, जो कॉर्पोरेट शील्ड है इसको रिमूव करे और देखे कि कंपनी के नाम पे कौन लोग गलत काम कर रही है। लॉ ने कहा कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर अ लीगल फॉर अ लॉफुल पर्पस, कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर अनलॉफुल पर्पस। अगर कुछ भी गलत कर रही है कंपनी, कुछ भी इलीगल कर रही है कंपनी, कंपनी के हाथ पैर दिमाग नहीं है, तो भैया गलत के केस में तो हम किसको पकड़ लेंगे, डायरेक्टर्स को, मेंबर्स को। फॉर एनी इलीगल एक्ट, फॉर एनी फ्रॉड, फॉर एनी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, हम मान के चलेंगे कि वो काम कंपनी नहीं कर रही हो, काम किसने किया, डायरेक्टर्स ने या मेंबर्स ने ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, तो उस केस में उनको पकड़ा जा सकता है। दिस इज नोन एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, मतलब कॉर्पोरेट वेल में एक छेद करके अंदर देखा जाएगा कि कौन गलत काम कर रहा है, या इसी को हम कह सकते हैं ब्रीचिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। कुल मिला के कॉर्पोरेट वेल को फाड़ कर देखा जाएगा कि बेटा कंपनी के नाम पर गलत काम कौन कर रहा है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट यहां पर बताया गया है, विच इज नोन एज लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल, ठीक है जी। कॉर्पोरेट वेल का मतलब वही कॉर्पोरेट शील्ड, कॉर्पोरेट पर्दा, कॉर्पोरेट आप कह सकते हैं वॉल, तो उसको हटा कर देखा जाएगा कि हु शैल बी द लायबल पर्सन। चलिए जी नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आई थिंक क्लास काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। चलिए टेक केयर।